केदारनाथ धाम में पीएम मोदी ने गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का किया अनावरण। कई योजनाओं का भी किया शिलान्यास। धाम में पूजा अर्चना कर बाबा का किया रुद्राभिषेक। राज्यों के तेल पर एक्साइज ड्यूटी हटाने के बाद नई दरें आज से हुई लागू। नोएडा में 95 रुपए तो दिल्ली में 103.87 रुपए है पेट्रोल के दाम। श्रीनगर में एसकेआईएमएस अस्पताल के पास सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर भागे आतंकी, इलाके को घेर सर्च ऑपरेशन जारी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा। बस और कार की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत, 2 घायल। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ का दौरा किया तो केदारनाथ धाम में साधु संतों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले केदारनाथ के निर्माण कार्य का जायजा लिया तो वहीं फिर बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की। तो प्रधानमंत्री ने मंदिर की परिक्रमा करने के साथ साथ रुद्राभिषेक भी किया। तो पीएम के केदारनाथ आने की सबसे खास वजह आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का लोकार्पण करना था। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। लंबे अरसे के बाद आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ का दौरा किया। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा की और मंदिर की परिक्रमा भी की। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के हाल ही में बने समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि शंकराचार्य की ये प्रतिमा 12 फुट लंबी और 35 टन वजनीय है। 2013 में केदारनाथ में आई एक प्राकृतिक आपदा में ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के निर्माण के लिए 18 मॉडल तैयार किए गए थे। प्रधानमंत्री की सहमति के बाद इनमें से एक मॉडल को चुना गया था। कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाया है। इस प्रतिमा का निर्माण ब्लैक स्टोन से किया गया है। प्रतिमा के निर्माण का काम 2020 में शुरू हुआ था और 9 लोगों की टीम ने तकरीबन 1 साल में इसे तैयार किया है। इसी साल सितंबर में मूर्ति को मैसूर से चिनूक हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड लाया गया था। प्रतिमा के अनावरण के साथ ही केदारनाथ धाम में पीएम ने कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया और उत्तराखंड को करीब 400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इसके बाद जय बाबा केदार के उद्घोष के साथ पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी संबोधन के दौरान 2013 में केदारनाथ में आई आपदा को याद करके भावुक हो गए और कहा कि केदारनाथ अब फिर खड़ा हो रहा है। साथ ही पीएम ने आने वाले अगले दशक को उत्तराखंड का बताया और कहा कि उत्तराखंड के पर्यटन में काफी बढ़ोतरी होने वाली है। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंट सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के
चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। देशवासियों को छठ समेत अन्य सभी पर्वों की शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने जय केदार के उद्घोष के साथ अपने संबोधन का समापन किया। दरअसल पीएम मोदी बाबा केदार के बड़े भक्त हैं। यहाँ उन्होंने अपने जीवन के कई साल गुजारे हैं। वो यहाँ हर साल आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि कोरोना महामारी के चलते वो पिछले साल बाबा केदार के दर्शन के लिए नहीं आ पाए थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में ये उनका पहला केदारनाथ दौरा है। अपने पहले कार्यकाल में पीएम मोदी कुल 4 बार केदारनाथ का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला केदारनाथ दौरा। पहले कार्यकाल में पीएम मोदी कुल 4 बार आए थे केदारनाथ। 3 मई 2017 को केदारनाथ का पहला दौरा। 20 अक्टूबर 2017 को दूसरा केदारनाथ दौरा। 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार केदारनाथ दौरा। 18 मई 2019 को चौथी बार केदारनाथ का दौरा। बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर पुनर्निर्माण कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। सीएम धामी ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी लिया और देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग कर रहे तीर्थ पुरोहितों से बातचीत भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। पीएम मोदी ने जब जब केदारनाथ धाम आकर बाबा केदार का आशीर्वाद लिया है, तब तब चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने में भी कामयाबी मिली है। इस बार फिर पीएम मोदी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वापसी को लेकर आशीर्वाद लिया। बीजेपी के सर्वोच्च नेताओं के दौरे और बयानों से जाहिर है कि आगामी 2022 का चुनाव उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता पर ही बीजेपी लड़ने वाली है। पूरे देश के दिव्य ज्योतिर्लिंगों से लाइव प्रसारण किया गया। वहां देखा गया माननीय मोदी जी का प्रसारण, जिसमें माननीय मोदी जी साफ साफ उत्तराखंड आने का लोगों से आह्वान करते हुए नजर आए। और मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण हो, कई सौ करोड़ के कामों का लोकार्पण हो, शिलान्यास हो, वो बताता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इससे कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। कांग्रेस की बौखलाहट, ये कहना कि वहां जाके हमने प्रदर्शन किया, हम राजनीति कर रहे हैं, अगर कांग्रेस को लगता है कि ये राजनीति है तो बताए कि कांग्रेस के नेता हरीश रावत हाथ में त्रिशूल लेके जो नाच करके वहां पे दिखा रहे थे, वो क्या था। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में 400 करोड़ से ज्यादा की पुनर्निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, तो साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी किया। जिसके बाद उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। अग्रवाल ने कहा है कि उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उत्तराखंड पहुंचकर उत्तराखंड के विकास के लिए अग्रणी रहते हैं। देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री और अपने पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के उत्तराखंड आगमन पर, और उसमें भी केदारनाथ के उनके दर्शन और जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं उनकी दिव्य और भव्य मूर्ति का अनावरण के उपलक्ष्य में मैं उनका बहुत अभिनंदन और उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से आज हमें उनको भी दीपावली, भैया दूज और आज चूँकि गोवर्धन पूजा है उसको बधाई देने का अवसर मिला, ये भी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और जिस प्रकार से उन्होंने आज अपने उद्बोधन में अपने इस उत्तराखंड के बारे में, वीरों की धरती उत्तराखंड के बारे में जो कहा, और जिस प्रकार से यहाँ चाहे ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, 4 धाम सड़क मार्ग, और जिस प्रकार से हेमकुंड में रोपवे, इन विकास योजनाओं की चर्चा की। साथ ही उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि आने वाले 10 सालों में पिछले 100 वर्ष से ज़्यादा श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आने वाला दशक जो है वो उत्तराखंड का होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो
तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे पर सवाल उठाए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे और उन्होंने गर्भगृह में पूजा अर्चना की। यहां तक तो सब सही है, लेकिन गर्भगृह का जो सीधा प्रसारण किया गया वो किसी भी तरह से सही नहीं है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि गर्भगृह से कोई भी सीधा प्रसारण नहीं कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो भाषण वहां से दिया वो पूरी तरह से राजनीतिक भाषण था और इसकी भी हम निंदा करते हैं। हम सबको प्रधानमंत्री जी से आज उनके केदारनाथ आगमन पर इस प्रदेश के हित में कुछ बड़े कदमों की अपेक्षा थी, उम्मीद थी, और हमने कुछ दिन पहले ही ये घोषणा की थी कि हम उस दिन राज्य के तमाम शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करके हम ये भजन गाएंगे कि सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान का अर्थ ये है कि अगर इस धरती पर सबको सन्मति हो जाए तो इस धरती का प्रत्येक प्राणी धन्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए, और जिसकी हम प्रभु से हमेशा कामना करते हैं कि हमारा जीवन सफल कर सबका जीवन सफल हो जाए। ये आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि हमें अतीत से ये महसूस होता है कि ऐसे लोग जो सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे हैं वो बड़ी बड़ी बातें करके, लफाजी करके और जुमले तैयार करके सिर्फ जुमले फेंक कर इस प्रदेश में चले जाते हैं, और यथार्थ में हमें जो उम्मीद रहती है हम उस उम्मीद से खाली हमारे हाथ धरे के धरे रह जाते हैं। तो यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है। आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदिगुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्वक संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदिगुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान सुअवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने देश को केदार घाटी से संबोधित भी किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने उनके दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि उनका दौरा पूरी तरह से राजनीति से परिपूर्ण था। उन्होंने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए और उस समय उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी, लेकिन उनमें से कोई भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई और आज इसी वजह से किसान भी और नौजवान भी सड़क पर है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी का ये दौरा विशुद्ध राजनीतिक दौरा है, और जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने जो 2022 में राज्य के अंदर होने वाले चुनाव है उसके परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सारी बातें कही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि
2017 के विधानसभा चुनाव में भी देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड की सरजमी पर आए थे। उन्होंने उस समय बहुत सारी घोषणाएं की थी, लेकिन सरकार ने उसको अमलीय जामा नहीं पहनाया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ दौरे पर रहे तो केदारनाथ पहुंचे पीएम मोदी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक किया। जहां बाबा केदारनाथ में पीएम मोदी ने जलाभिषेक किया तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर में 35 जगहों पर बीजेपी के पदाधिकारियों ने भी भगवान शंकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, जिसमें सांसद, विधायक और मंत्री अलग अलग शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते नजर आए। देखिए 35 वालों में आज जहां प्रधानमंत्री जी केदारनाथ में जलाभिषेक कर रहे हैं और 35 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सांसद, सभी कार्यकर्ता इस वाले पर जलाभिषेक कर रहे हैं, भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रभु हमें इतनी शक्ति दे कि जो कोरोना के कहर से हम 2 साल से जूझ रहे हैं, तीसरी वेव से हमें बचा के रखे। और प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड से लगाव है, तो बार बार केदारनाथ आते हैं और 13 की आपदा के बाद आज केदार का जो स्वरूप एक भव्य स्वरूप में बनकर आया है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार करते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया, जिसका हरिद्वार में 4 जगहों पर लाइव प्रसारण किया गया। इस काम का जिम्मा मंत्री, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उठाया। साथ ही उत्तराखंड बीजेपी संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूजा अर्चना के दौरान ऑनलाइन प्रसारण के जरिए 35 देवालयों में भव्य आयोजन किया। तो दक्ष महादेव पर बीजेपी विधायक आदेश चौहान, हर की पैड़ी पर जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान, चंडी देवी मंदिर पर संजय गुप्ता, मनसा देवी मंदिर पर बीजेपी विधायक सुरेश राठौर भी मौजूद थे। खबर देवनगरी हरिद्वार से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का दौरा रहा। तो इस दौरान कांग्रेस नेता हरीश रावत ने तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और साथ ही कुछ देर बाद पूर्व सीएम हरीश रावत लक्सर पहुंचकर शुगर मिल में उपवास रखेंगे। राज्य सरकार की तरफ से गन्ने का मूल्य घोषित न किए जाने पर सरकार के खिलाफ हरीश रावत 1 घंटा उपवास पर बैठे। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट के पर्व पर बंद कर दिए गए, जिसके बाद गंगा की डोली मां गंगा के जयकारों के साथ मुखवा के लिए रवाना हुई। कपाट बंद होने से अब देश विदेश के श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास मुखी मठ में कर सकेंगे। जोशीमठ में दिवाली की रात चट्टान टूटने से 3 कार और 1 स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। मलारी हाईवे पर भोरपाड़ी के पास सभी गाड़ियां पार्किंग में लगाई गई थी। अचानक चट्टान बोल्डर गिरने से गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गई। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मध्यरात्रि में दिवाली के शुभ अवसर पर सभी ग्राम पंचायत के लोग सूखी भलगांव के लोग अपने गांव में दिवाली मनाने के लिए पहुंचे, जिस प्रकार से उनकी जो भोरपाड़ी के पास गाड़ियां खड़ी की हुई थी और कल रात को जो चट्टान टूटने से अधिक मलबा आने से काफ़ी गाड़ियों को क्षति हुई है, जिससे कि हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इन गाड़ियों की सूद ली जाए और जो वाहन चालक हैं उनको उचित मुआवजा मिले। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने देश के सैनिकों और उत्तराखंड में रह रहे सैनिकों के परिवारों को संबोधित करते हुए कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन जो कि सैकड़ों साल रुकी हुई थी, उसे हमारी सरकार ने आते ही शुरू किया। हम लगातार सैनिकों के लिए काम करते आए हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो कांग्रेस ने सैनिकों के लिए किया है वो बीजेपी कभी नहीं कर सकती। देखिए, ये सैनिकों का प्रदेश है। उत्तराखंड राज्य छोटा जरूर है, लेकिन सैन्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहने का प्रयास किया। अरे जो 100 साल में नहीं, अरे जो कांग्रेस करके गई वो तुम कभी कर नहीं सकते। बांग्लादेश का निर्माण मोदी जी जैसी हस्ती नहीं कर सकती थी, वो जो है इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत ही कर सकती थी। आपने तो सैनिकों पर भी जो है राजनीति करने का काम किया। तो उत्तराखंड में नैनीताल की नैनी झील के वजूद पर संकट मंडरा रहा है। दरअसल एक तो पहले ही झील की गहराई लगातार कम हो रही है और उसके अलावा इलाके के आसपास के पेड़ भी पौधों के कम होने की वजह से झील का जल स्तर लगातार गिर रहा है और इसके अलावा हाल ही में आई जल प्रलय की वजह से भी झील की दीवारों को खासा नुकसान पहुंचा है।
उत्तराखंड में नैनीताल की नैनी झील पर मंडराता संकट। कभी सूखा तो कभी बाढ़। नैनी झील का पानी सड़कों पर आया। नैनी झील में बाढ़ आने की वजह। उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में अक्टूबर महीने में 3 दिन लगातार हुई अप्रत्याशित बारिश ने यहाँ के पहाड़ों में बड़ी तबाही तो मचाई ही है, साथ ही नैनीताल भी इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया है। नैनी झील साल 2016 और 17 में सूखने के कगार पर पहुंच चुकी थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि साल 2016 और 17 में सूखने के कगार पर पहुंच चुकी नैनी झील भी इस अप्रत्याशित बारिश की मार झेल नहीं पाई। झील का पानी अपने किनारों को तोड़ते हुए बड़े पैमाने पर शहर में तबाही मचाता चला गया। झील के पानी के तेज बहाव की चपेट में आई दुकानें, मकान, सड़कें तबाह होती चली गई। नौबत यहां तक आ पहुंची थी कि दुकानों, मकानों और होटलों में फंसे लोगों को सेना के जवानों की मदद से ही बचाया जा सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि नैनीताल की सड़कें ऐसी दिख रही थी कि मानो वो तेज बहाव वाली नदियां हो, जिसकी धार में कोई भी उतर नहीं सकता था। सेना से रिटायर हुए रविंदर सिंह निहाल बताते हैं कि अपने जीवन में उन्होंने ऐसी बारिश और तबाही पहले कभी नहीं देखी। तो फिर क्या वजह है कि सूखने की मार झेल रही नैनी झील में बाढ़ आ गई? निहाल कहते हैं कि इस बार नैनी झील ने ही रौद्र रूप ले लिया। ये इसलिए भी हुआ क्योंकि नैनीताल में निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है और वो भी सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखकर। इसका नतीजा सामने आ गया है। जाने माने पर्यावरणविद विनोद पांडे नैनीताल के बदलते मौसम पर लंबे अरसे से अध्ययन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नैनी झील और नैनीताल शहर पर अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस इलाके की जैव विविधता से छेड़छाड़ होनी जारी है। विनोद पांडे ने बताया कि अब जंगल खत्म हो रहे हैं और उनकी जगह कंक्रीट ले रही है। बेतरतीब मकान, होटल और सड़कें बन रही है। इनके मलबे का प्रबंधन भी ठीक से नहीं हो रहा है, इसीलिए पहाड़ का पानी नालों के रास्ते झील में नहीं जा रहा है। बारिश का पानी सड़कों से बहकर कहीं से भी गिर रहा है। इससे पहाड़ भी कमजोर हो रहे हैं और झील पर बोझ भी बढ़ रहा है। उनके हिसाब से नैनीताल की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले पेड़ों की प्रजातियां भी विलुप्त हो रही हैं। इनकी जगह पर दूसरे पेड़ लगाए जा रहे हैं। ये वैसे पेड़ हैं जिन्हें नैनीताल के मौसम के हिसाब से लगाना ही नहीं चाहिए था। पांडे कहते हैं कि नैनीताल और आसपास का इलाका बांज के पेड़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये खत्म होते जा रहे हैं। जो पेड़ पहाड़ पर लगे भी हैं, वो नैनीताल के मौसम या फिर इसके भौगोलिक दृष्टिकोण से यहाँ लगाए ही नहीं जाने चाहिए थे। दरअसल नैनी झील में पानी भरने की समस्या से निपटने के लिए इसमें अंग्रेजों के शासनकाल में 3 निकासी द्वार बनाए गए थे। नैनीताल के रहने वाले विजय तारगी कहते हैं कि नैनी झील में पानी भर जाने की समस्या से निपटने के लिए इसमें अंग्रेजों के शासनकाल में ही 3 निकास द्वार बनाए गए थे, जो मानव संचालित है। नैनी झील पर सूखे की मार और फिर अचानक आई बाढ़ ने स्थानीय प्रशासन और पर्यावरणविदों की चिंता तो बढ़ा ही दी है। अब विशेषज्ञों का भी कहना है कि नैनीताल शहर और नैनीताल झील को सबसे बड़ी चुनौती मौसम में हो रहे बदलाव से मिलनी शुरू हो गई है। ये लोग मानते हैं कि अगर समय रहते ठोस उपाय नहीं किए गए तो इस पर्यटक स्थल और इसकी झील का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, जिसकी चेतावनी की घंटी भी बज चुकी है। कब से है नैनीताल झील? नैनी झील के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि पिछले कुछ सालों में इसकी गहराई कम हो गई है। वैसे सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक नैनी झील की गहराई करीब 28 मीटर की थी, जो अब घटकर केवल 19 मीटर ही रह गई है। पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद अनूप शाह के मुताबिक नैनीताल शहर में और खास तौर पर झील के आसपास के इलाकों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलकर अवहेलना हो रही है। अनूप शाह कहते हैं कि नए निर्माण पर भी रोक नहीं लग पाई है, साथ ही पहाड़ों से बहकर आने वाले मलबे को नियंत्रित करने के उपाय भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।
जिसमें 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से आर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड की समस्त जनता को धनतेरस, दिवाली एंड भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ सब मिलकर हर्षोल्लास के साथ